गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं डॉक्टर वंदना अकूदिया, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने हाइड्रोजन बंध के बारे में पढ़ा था। आज हम हाइड्रोजन बंध का अणुओं के भौतिक गुणों के प्रभाव के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि कितना इफेक्ट हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड है जो कोई भी मॉलिक्यूल है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर डालता है। तो फर्स्ट है इसमें फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट में हम देखेंगे कि जो अंतराणुक हाइड्रोजन बंध के कारण अणुओं का संगुणन हो जाता है, जिससे अणु एक दूसरे के इतना निकट आ जाते हैं कि वे ठोस या द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। उदाहरण के लिए जैसे कि H2O आपका वाटर लिक्विड है, जबकि H2S गैस है। यानी कि सामान्य ताप पर H2O एक द्रव होता है, जबकि H2S एक गैस है। इसका कारण क्या है कि अंतराणुक हाइड्रोजन बंध इसके अंदर पाया जाता है। सल्फर की तुलना में ऑक्सीजन की जो विद्युत ऋणता होती है वो काफ़ी अधिक होती है और H2O में प्रबल हाइड्रोजन बंध बनाने की प्रवृत्ति हो जाती है, जिससे H2O का अणु जो है संगुणित हो जाते हैं, एसोसिएट हो जाते हैं और एक दूसरे के नज़दीक आने की वजह से ये द्रव अवस्था के रूप में हमें मिलता है। इसके विपरीत ही यदि हम H2S के बारे में बात करें तो हाइड्रोजन बंध के अभाव के कारण इसके अणु एक दूसरे के पास पास नहीं रहते, बल्कि दूर दूर रहते हैं और सामान्य परिस्थितियों में हमारा जो H2S है वो एक गैस है। उदाहरण के लिए सेकंड एग्जाम्पल यदि हम लें HF और HCl का, इसी प्रकार हाइड्रोजन बंध के कारण जो HF अणुओं में संगुणन हो जाता है, जिससे सामान्य तापक्रम पर यह एक द्रव है, जबकि HCl में क्लोरीन परमाणु की विद्युत ऋणता कम होती है फ्लोरीन के कंपैरेटिवली, आकार भी बड़ा होता है, जिससे HCl में हाइड्रोजन बंध नहीं पाया जाता तथा HF के भांति HCl के अणुओं में संगुणन नहीं हो पाता। इसलिए सामान्य तापक्रम पर HCl एक गैस होती है। अगला है हमारा गलनांक और क्वथनांक, यानी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट पर किस तरह का प्रभाव पड़ता है। यदि हम 14 से 17 वर्ग के सदस्यों के हाइड्राइड का गलनांक और क्वथनांक देखें तो हमें वहाँ पे वेरिएशंस देखने को मिलता है। ठोस को द्रव में तथा द्रव को गैस में परिवर्तन करने के लिए उनके अणुओं को ऊष्मा द्वारा दूर दूर किया जाता है। स्पष्ट है कि अणुओं के मध्य जितना अधिक अंतराणुक बल होगा, अणुओं को अलग अलग करने के लिए हमें उतनी ही ज़्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी, जिससे कि उनका गलनांक और क्वथनांक का मान अधिक हो जाता है। सामान्य यौगिकों की यदि हम बात करें तो उनका गलनांक और क्वथनांक उनके अणुभारों पर निर्भर करता है, यानी कि अणुभार यानी कि उनका मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा तो गलनांक और क्वथनांक का मान भी वहाँ पर बढ़ जाता है। तो किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर उनके हाइड्राइड के क्वथनांक बढ़ने चाहिए। यदि हम टेबल के अंदर देखें तो टेबल में आप देखेंगे कि 14 से 17 वर्ग के तत्वों को हाइड्राइडों के गलनांक और क्वथनांक को देखने से हमें ये स्पष्ट हो जाता है कि केवल 14 के हाइड्राइडों के गलनांक और क्वथनांक अपेक्षाकृत के अनुरूप बढ़ते हैं। अब आप यहाँ पर देखिए कि आपको यहाँ पर डिफरेंस नज़र आएगा कि जो हमारा 14 वर्ग है उसी के गलनांक और क्वथनांक का मान सबसे ज़्यादा बढ़ता है, जबकि 15 व 16 वर्गों के जैसे H2O है, अमोनिया है, HF के गलनांक क्वथनांक अपने वर्गों के अन्य हाइड्राइडों की अपेक्षा सामान्य रूप से अधिक होते हैं। तो आपको यहाँ पर यह देखिए अमोनिया में आपको डिफरेंस नज़र आएगा। इसी तरह से यदि हम अमोनिया, वाटर और HF के अत्यधिक गलनांक क्वथनांक का कारण उनमें उपस्थित अंतराणुक हाइड्रोजन बंध होता है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन अपने अपने वर्गों में उच्चतम विद्युत ऋणता वाले तत्व हैं, जिनमें प्रबल हाइड्रोजन बंध बनाने की प्रवृत्ति पाई जाती है। या हम कह सकते हैं कि नीचे आने वाले के अणु का अंतराणुक हाइड्रोजन बंध में के कारण संगुणन हो जाता है, जिसे तोड़ने के लिए हमें अत्यधिक एडिशनल एनर्जी देनी पड़ेगी या एडिशनल ऊष्मा देनी पड़ेगी। यही कारण है कि गलनांक और क्वथनांक अपेक्षा से बहुत अधिक होते हैं। यदि हम ऑर्थो और पैरा द्विप्रतिस्थापी बेंजीन व्युत्पन्नों की बात करें तो उनके गलनांक अंतराणुक हाइड्रोजन बंधों से युक्त होते हैं और अंतराणुक हाइड्रोजन बंधों के कारण ही उनमें संगुणन पाया जाता है। और इस संगुणन के कारण यदि हम देखें तो बेटा और पैरा प्रतिस्थापियों की गलनांक व क्वथनांक ऑर्थो प्रतिस्थापी से अधिक होते हैं। यही कारण है कि ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल की तुलना में पैरा नाइट्रोफिनॉल का गलनांक हमेशा अधिक होता है। अब देखिए नीचे यहाँ पर टेबल में कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं ऑर्थो और पैरा समवायी के, तो हमें वहाँ पर ये डिफरेंस देखने को मिलता है। थर्ड पॉइंट है कि अंतराणुक हाइड्रोजन बंध के कारण अल्कोहल का क्वथनांक उसके अनुरूप जो ईथर होते हैं उनसे हमेशा अधिक होता है। अब यदि हम बात करें सॉल्युबिलिटी की तो कार्बनिक यौगिक सहसंयोजक प्रवृत्ति के होने के कारण जल में विलयशील नहीं होते, किंतु यदि उनमें हाइड्रोजन बंध बनाने की क्षमता हो तो वे जल में घुल जाते हैं।
तो यौगिकों की विलयता हाइड्रोजन बंध के प्रभाव पर भी निर्भर करती है। तो उसमें हम फर्स्ट देखते हैं अल्कोहल, ग्लाइकॉल, ग्लिसरॉल और जितने भी शुगर्स हैं उनमें एक या एक से अधिक OH समूह उपस्थित हो रहा है। इस कारण हाइड्रोजन बंध बनाने की प्रवृत्ति उनमें होती है और यही कारण है कि यह सब जो है हमारा वाटर के अंदर सॉल्युबल होते हैं। तो देखिए अल्कोहल वाटर में सॉल्युबल है, किस तरह से पूरे आपको डायग्राम से समझ में आएगा। इसी तरह से यदि हम डाई मैथिल ईथर जल में मिश्रणीय है क्योंकि यह जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन बंध बनाता है, लेकिन डाई मैथिल थायोईथर, यदि हम डाई मैथिल थायोईथर की बात करेंगे तो ये वाटर में इनसॉल्युबल है क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन इसकी जो सल्फर की विद्युत ऋणता कम होती है और वह हाइड्रोजन बनाने की उसमें प्रवृत्ति नहीं पाई जाती है। फोर्थ पॉइंट है आपका, अगला पॉइंट है अल्कोहल जल में विलय है जबकि थायो अल्कोहल जल में अविलय है। अल्कोहल में ऑक्सीजन में प्रबल विद्युत ऋणता के कारण अल्कोहल जल के साथ हाइड्रोजन बंध बना लेता है, जबकि थायो अल्कोहल में सल्फर की जो विद्युत ऋणता होती है काफ़ी कम पाई जाती है, इस कारण ये हाइड्रोजन बंध नहीं बना पाता। इसी प्रकार बेंजीन तो जल में विलय है लेकिन पिरीडीन जल में अविलय है। उसकी वजह क्या, इसका कारण है कि जो पिरीडीन है इसके में नाइट्रोजन जुड़ा हुआ होता है, तो इस नाइट्रोजन के जुड़े हुए होने की वजह से यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है और इस हाइड्रोजन बॉन्ड बेंजीन नहीं बना पाता। तो जो पिरीडीन है वो तो वाटर सॉल्युबल है लेकिन हमारा जो बेंजीन है वो वाटर इनसॉल्युबल होता है। अगला है हमारा पॉइंट है कि यदि किसी अणु में प्रति 3 कार्बन परमाणु पर 1 ऑक्सीजन परमाणु उपलब्ध है तो वह जल में घुल जाता है क्योंकि हाइड्रोजन बंध बनाने में की पर्याप्त संभावनाएं हो जाती हैं। अब बच्चों यहाँ पर डाईऑक्सेन का एग्जाम्पल लिया है कि डाई एथिल ईथर जो है जिसमें 4 कार्बन पर एक ही ऑक्सीजन है, जल में अविलय है। लेकिन यदि हम डाईऑक्सेन की बात करें तो जो ऑक्सीजन है वो जिसमें कि मतलब इसका जो ऑक्सीजन होता है उसमें 4 कार्बन एक ही ऑक्सीजन से जुड़े हुए हैं। अब जबकि हम ऑक्सीजन की बात करें तो इसमें क्या हो रहा है कि 4 कार्बन पर 2 ऑक्सीजन है, यानी कि जो 4 ऑक्सीजन हैं उन पे 4 हाइड्रोजन्स हैं। तो जल में हाइड्रोजन बंध बनाने की इसमें प्रवृत्ति होती है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है डाईऑक्सेन के अंदर। अब अगला है हमारा कि इस प्रकार एसिटिलीन एसीटोन अत्यंत विलयशील है क्योंकि ये दोनों ही परस्पर हाइड्रोजन बंध बना लेते हैं। एसिटिलीन जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन बंध नहीं बना पाती क्योंकि जो CH2 जो आकर्षण की तुलना में इसका जो आकर्षण बल है वो बहुत अधिक होता है, इसी वजह से एसिटिलीन जल में अविलय होती है। जबकि वसा अम्लों के लिए यदि क्लोरोफॉर्म CaCl3 एक अच्छे विलाय का कार्य करते हैं क्योंकि इनमें पोलैरिटी हमें देखने को मिलती है। आप यहाँ पे देखिए कि कार्बन के ऊपर पार्शियली नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे पार्शियली पॉजिटिव है और इसी वजह से ध्रुवीयता के कारण वसा अम्लों के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाता है। यदि अमीन जल में विलय हैं क्योंकि नाइट्रोजन जल में के अणुओं के साथ हाइड्रोजन बंध बनाती है, द्वितीयक व तृतीयक अमीन की जल में विलयता क्रमशः कम होती है क्योंकि हाइड्रोजन बंध बनाने में कमी आती है। तो यदि हम इसका एग्जाम्पल देखें तो प्राइमरी अमीन है वो आसानी से हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा है। सेकेंडरी में देखिए आप 2 हाइड्रोजन बंध बनते हैं, तृतीयक अमीन के अंदर 3 हाइड्रोजन बंध बन जाते हैं, मतलब कि यहाँ पे तीनों जो तृतीयक अमीन है उसकी कंडीशन देखिए। अब हम बात करते हैं अमाइड्स की। जल में उच्च विलय है क्योंकि नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन दोनों ही प्रबल ऋण विद्युतीय परमाणु होने के कारण हाइड्रोजन बंध बनाने की उच्च क्षमता रखते हैं। इसी तरह यूरिया भी जल में अत्यधिक विलय होता है। ऑर्थोसैलिसिलिक अम्ल है, उसको हमने देखा था, हमने पीछे भी एग्जाम्पल लिया था कि कैसे उसमें अंतरणुक हाइड्रोजन बंध पाया जाता है जिसकी वजह से जिससे वह जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन बंध नहीं बना सकता। तो इसमें क्या हो गया कि उसमें इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन है। तो बच्चों ये डिफरेंस भी हमने देखा था। अब यहाँ पर देखिए कि यदि इंटरबॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो यहाँ पर किस तरह से वो सॉलिबिलिटी में इफेक्ट आ रही है, हम यहाँ पर डिफरेंस देखेंगे कि ये अविलय है क्योंकि इसमें अंतरणुक हाइड्रोजन बंध है जिससे ये जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन बंध नहीं बना सकता। इसके ठीक विपरीत यदि हम मेटा या पैरा समवायी की बात करेंगे तो वहाँ पर हमें हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन देखने को मिलता है। यदि हम इसकी विस्कोसिटी की बात करें, शांतता की बात करें, तो किसी अणु में हाइड्रोजन बंध के लिए जितने अधिक केंद्र होंगे उतने ही अधिक अणुओं के संगुणन होगा, जिससे शांतता भी उसकी उतनी ही ज़्यादा मिलेगी। आप यहाँ पर डिफरेंस देखिए। इसी तरह से यदि हम डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या डाइपोल मूवमेंट की बात करें तो अणुओं में हाइड्रोजन बंध बनाने से उनके सहसंयोजक बंध की ध्रुवता बढ़ जाती है जिससे अणुओं में परावैद्युत
द्विध्रुव आघूर्णों के मानों में भी वृद्धि होती जाती है और कुछ द्रव बढ़ते हुए परावैद्युतायन के डायपोल मूवमेंट है और जो आपके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है उनकी वैल्यूज दी गई है। अब बच्चों बात आती है मॉलिक्यूलर वेट की। तो बच्चों यहाँ पर बहुत अच्छा एग्जाम्पल लिया है एसिटिक एसिड का कि किस तरह से वो डाइमर की फॉर्म में हमें मिलता है और जब उसका इसमें संगुणन हो जाता मतलब आप यहाँ देखेंगे कि डाइमर की फॉर्म में ये मिल रहा है। तो इस डाइमर की फॉर्म में आने की वजह से क्या होता है कि इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो प्रायोगिक अणुभार जब हम इसका कैलकुलेट करते हैं तो वो हमें 120 देखने को मिलता है 60 की बजाय। इसी तरह से यदि हम क्लोरल हाइड्रेट के स्थायित्व की बात करें तो वे कार्बनिक यौगिक जिनमें एक ही कार्बन परमाणु में एक से अधिक OH समूह जुड़े हों तो अस्थायी होते हैं, परंतु ही जल का अणु त्याग देते हैं। आप यहाँ पर देखिए कि क्लोरल है, इसमें 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH ग्रुप जुड़े हैं तो तुरंत जल का मॉलिक्यूल यहाँ से निकल जाएगा और ये स्टेबल हो जाएगा। लेकिन क्लोरल हाइड्रेट में क्लोरीन के तरफ आप ये देखिए कि दोनों तो 2-2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, उसके बाद भी ये स्थायी होता है। उसकी वजह क्या है? क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। यदि हम हैलोजन अम्ल की स्ट्रेंथ की बात करें तो HF में फ्लोरीन की अधिक विद्युत ऋणता के कारण अंतराणुक हाइड्रोजन बंध द्वारा अणुओं का संगुणन हो जाता है, जिससे ये आसानी से H नहीं दे पाता और यही कारण है कि जो HF है जिसकी कि एसिडिक नेचर ज़्यादा होना चाहिए लेकिन वो इतना अम्लीय नहीं होता है। इसके विपरीत कम विद्युत ऋणता के कारण HI के अणु हाइड्रोजन बंध द्वारा संगुणित नहीं हो पाते और आसानी से हाइड्रोजन यानी प्रोटॉन का त्याग कर देते हैं। इसी तरह से अगला पॉइंट है हमारा कार्बोक्सिलिक अम्लों में वियोजन स्थिरांक। अम्ल का वियोजन स्थिरांक का मान उसके आयन के स्थायित्व पर भी निर्भर करता है और यदि किसी अम्ल द्वारा प्रोटॉन त्यागने के बाद बना ऋणायन अंतरणुक हाइड्रोजन बंध के कारण स्थायी हो जाता है तो ऐसे अम्लों के लिए जो Ka का मान है वो काफ़ी अधिक होगा लेकिन pKa का मान कम होगा। अब आप यहाँ पर देखिए कि यदि Ka वैल्यू देखें तो इसके अंदर आप यहाँ पर देखिए ऑर्थो प्रतिस्थापी के लिए pKa वैल्यू 105 है। उसी तरह से आप यहाँ पर देखिए कि आपको यदि मेटा समावयी देखेंगे तो इसके लिए 8.3 है। अब उसके बाद यदि हम पैरा समावयी की बात करें तो यहाँ पर जो K की वैल्यू है Ka की वैल्यू 2.9 है। इसी तरह से यदि हम pKa की वैल्यू देखें तो ये हमारी 2.98 नज़र आती है, जबकि यहाँ पर इसकी वैल्यू बढ़ गई है मेटा पोजीशन की और यदि हम पैरा पोजीशन पे देखें तो यहाँ पर हमें और भी ज़्यादा वैल्यू नज़र आती है। यदि हम 2,4 डाई हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल या सैलिसिलिक अम्ल की तुलना कर में बहुत अधिक प्रबलशाली अम्ल होता है, क्योंकि जो 2,4 डाई हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल के ऋणायन 2 हाइड्रोजन बंध बनाकर बहुत अधिक स्थायी हो जाते हैं। तो आप यहाँ पर डिफरेंस देखेंगे कि यहाँ पर कैसे 2,6 में हमें 2 हाइड्रोजन बॉन्ड देखने को मिल रहा है, तो ये इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाता है। अगला पॉइंट है कि KHF2 अणु का अस्तित्व होता है लेकिन KHCl2, KHBr2, KH2 प्रकार के अणु का स्थायित्व नहीं होता है। इसकी व्याख्या में हम हाइड्रोजन बंध के द्वारा कर सकते हैं। सभी हैलोजन के फ्लोरीन सबसे अधिक ऋण विद्युतीय होने के कारण अंतराणुक हाइड्रोजन बंध बनाने में सक्षम है। HF अणु फ्लोरीन के साथ हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़कर HF अर्थात ये आप यहाँ पर डायग्राम देखिए किस तरह से इस तरह से स्ट्रक्चर आयन बनाते हैं और जो पॉजिटिव है K प्लस के साथ आयनिक बंध से जुड़कर KHF2 बना लेते हैं। एक अन्य हैलोजन बड़े आकार तथा कम विद्युत ऋणी होने के कारण ऐसा नहीं कर पाते हैं, इसीलिए KHF2 का अस्तित्व हमें दिखाई देता है। अगला भी बच्चों इम्पॉर्टेंट है कि CuSO4 5H2O की संरचना। इसमें क्या होता है कि जो CuSO4 और 5H2O में क्रिस्टलीय जल में एक अणु की प्रकृति शेष 4 के जल के अणुओं से भिन्न होती है। तो बच्चों यहाँ पर आपको नीचे जो आप इसका डायग्राम देखेंगे तो यहाँ पर देखिए कि आपको यहाँ पर जो कॉपर आयन है वो ऑक्टाहेड्रली आपको नज़र आएगा। इसमें 6 ऑक्सीजन परमाणु हैं। अब इसमें 4 जल के अणुओं से घिरा हुआ है। आप ये देखिए यहाँ पर 1 2 3 4। अब उनमें से एक जल का अणु जो है वो सल्फर और ऑक्सीजन के बीच के अंदर है, तो इसका व्यवहार जुड़ा हुआ है। यानी कि ये सल्फर और ऑक्सीजन की कॉपर के साथ डायरेक्टली ना जुड़कर ये किससे अलग भिन्न है, ये सल्फर के सल्फेट जो आयन है उसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना के उसके साथ जुड़ा हुआ है। अब अगला पॉइंट आता है कि बर्फ का घनत्व। सामान्यतः किसी द्रव को ठंडा करने पर ठोस अवस्था में बदलने पर घनत्व बढ़ता है, लेकिन जल को ठंडा करने पर उसका घनत्व 4 डिग्री तक तो बढ़ता है पर इसके बाद कम होने लगता है, अर्थात 4 डिग्री पर जल का घनत्व हमें मैक्सिमम देखने को मिलता है। 0 डिग्री पर जल
जल जब बर्फ के में परिवर्तित होता है तो प्रत्येक जल का अणु 4 अन्य जल के अणुओं के साथ में हाइड्रोजन बंध के साथ संगुणित हो जाता है। तो बच्चों आप यहाँ पर स्ट्रक्चर देखेंगे कि किस तरह से यहाँ पर आपको हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन नज़र आ रहा है, किस तरह से एक फ्रेमवर्क बन जाता है और इसकी वजह से जो जल का घनत्व है वो कम हो जाता है और एक हमें क्लोज पैकिंग नज़र आती है, ओपन केज लाइक स्ट्रक्चर होता है और कई बार इस केज टाइप स्ट्रक्चर हो जाता है और यही वजह होती है कि बर्फ़ का आयतन ज़्यादा होता है और उसका घनत्व कम हो जाता है। अब यदि हम क्रिस्टलीय संरचना की बात करें तो अंतराणुक हाइड्रोजन बंध के कारण अणुओं में संगुणन होता है। संगुणन की निश्चित नियमितता के कारण एकविमीय, द्विविमीय, त्रिविमीय संरचनाएं हमें देखने को मिलती है। तो फर्स्ट हम लोग देखेंगे एकविमीय संरचनाएं, जिसमें HF अणुओं में अंतराणुक हाइड्रोजन बंध के कारण एकविमीय रेखीय संरचना होती है। HF में हमें जिगजैग स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। लेकिन यदि हम 2 डायमेंशनल की बात करें तो बच्चों ये संरचनाएं परतनुमा हमें देखने को मिलती है, जैसे कि बोरिक एसिड का नीचे इन्होंने एग्जाम्पल डायग्राम दिया है, तो बोरिक एसिड में हमें देखने को मिलता है। थर्ड है त्रिविम संरचना या 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। इसके अंतर्गत बर्फ़ का स्ट्रक्चर हम इसके अंदर स्टडी कर सकते हैं कि जो बर्फ़ का जो स्ट्रक्चर होता है, जो आइस का स्ट्रक्चर होता है वो 3 डायमेंशनल होता है। फोर्थ आता है आपका पिंजर यौगिक, यानी कि हमारा आप यहाँ पर देखिए कि हमें इस तरह का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है कि इस प्रकार के यौगिक में कुछ अणु हाइड्रोजन बंध द्वारा बंधकर पिंजरनुमा संरचना बना लेते हैं, जिसके मध्य कुछ खाली स्थान रह जाता है, उसमें कोई अन्य अणु या परमाणु फंस जाता है, जिसे हम गेस्ट मॉलिक्यूल कहते हैं। और जो चारों तरफ जो पिंजरनुमा स्ट्रक्चर जो हमें देखने को मिल रहा है, ये वाला जो हमें स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, ये हमारा होस्ट होगा और ये हमारा गेस्ट होगा। तो पिंजरे में एक मुक्त जो अणुओं में पिंजरे से तब तक मुक्त नहीं होता जब तक कि उस क्रिस्टल को हम गर्म नहीं करते हैं। तो इस तरह का स्ट्रक्चर आप देखिए कि ऑर्थोक्विनॉल का है, जो किस तरह से पिंजरे नुमा बनाया और उसके अंदर हमारा जो आर्गन एटम है वो किस तरह से उसके अंदर फंस गया है। तो बच्चों आज हमने हमारा यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड कंप्लीट होता है। हमने हाइड्रोजन बॉन्ड में कि एक वजह से जो फिजिकल चेंजेस आते हैं किसी भी मॉलिक्यूल में उसके बारे में पढ़ा, साथ ही हमने उनकी सॉल्युबिलिटी के बारे में पढ़ा, बर्फ़ का घनत्व क्यों ज़्यादा होता है, क्यों हमारा एसिटिक एसिड है वो डाइमर की फॉर्म में रहता है, इस वजह से हमें जो प्रायोगिक मान है उसके मॉलिक्यूलर वेट का वो हमें अधिक देखने को मिलता है। तो बच्चों आज हमने जो पढ़ा है मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ में आएगा। फिर भी यदि कुछ चीज़ें नहीं समझ में आती हैं तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम वांडर वाल्स बंध के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।